तो आज का आपका लेक्चर डे 41 इंडियन पॉलिटी का लेक्चर 10। आज हमने जो चैप्टर करना है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारा है पार्ट 4। आर्टिकल्स इसमें कवर होते हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। ठीक है, तो ये जो टोटल करके आपके खासकर जो पिछला लेक्चर रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स का, उसके बाद ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज का, यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो हर आर्टिकल हमें पढ़ना पड़ता है और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी आज वाले लेक्चर में मैं आपको अभी बताऊंगा यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सबसे पहले ये हमने किन कंट्री से अडॉप्ट किया है ये जानना जरूरी है। देखो, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के और बहुत सारे फीचर्स बोरो किए हैं, हमने ये पार्ट जो मतलब ये इसका आइडिया हमने लिया है आयरिश लोगों से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपके आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड वालों ने ये आइडिया लिया था स्पेन से। पर अगर आपको कभी ये क्वेश्चन आता है, देखो जो सबसे यूजुअल चांस है कि हमने कहाँ से बोरो किया था, मतलब अल्टीमेटली आइडिया आयरिश लोगों ने भी स्पेन से लिया था। पर अगर हमें क्वेश्चन आता है कि हमने कहाँ से लिया था, हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, हम स्पेन का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे। दोबारा से स्पेसिफाई कर रहा हूं, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और वो इनसे इंस्पायर हुए थे। ठीक है, ऑब्वियसली हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंटेड होते हैं। देखो, जब आयरलैंड वालों ने स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, उन्हें आइडिया फैसिनेटिंग लगा कि हाँ ऐसी कुछ चीज होनी चाहिए। ये होता क्या, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। और उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऑब्वियसली चेंजेस करके अपने मुताबिक कुछ चीजें लिखी होंगी इसमें। हमें अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टाइम आया, हमारे पास अब ये ऑप्शन था कि हम किनके कॉन्स्टिट्यूशन से लें। हमें आयरलैंड वालों का कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया ज्यादा बेटर लगा, तो हमारे लिए इसीलिए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया एग्जिस्ट करता है कि हाँ यहां से लिया गया। ठीक है, क्लियर है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन 1937 वाला, उससे ये आइडिया लिया गया। अब ये जो सारे के सारे आपके चीज है, अब होता क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस वर्ड का मतलब क्या है? डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब होता है दिशा दिखाना, कौन सी डायरेक्शन में जाना है हमने इसकी तरफ। प्रिंसिपल्स कुछ सिद्धांत। ठीक है, इसके वर्ड्स में ही पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी का क्या मतलब है, अब पूरे के पूरे जोड़ के बताता हूँ कि देखो, जब भी आपकी सरकार, स्टेट का मतलब आपकी गवर्नमेंट की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो कोई डिपार्टमेंटल ऑर्डर हो, पार्लियामेंट कोई कानून बना रही है, प्रेसिडेंट कोई ऑर्डिनेंस बना रहा है, कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हो रहा है, इन जनरल स्टेट लेजिस्लेचर्स कोई कानून बना रही है, कुछ भी हो रहा है, सब कुछ स्टेट हो गया। स्टेट जब भी कोई भी पॉलिसी बनाए, कोई भी कानून बनाए, कोई भी ऑर्डर जारी करे, वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को हमेशा माइंड में रखे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लोग थे और जो हमारे इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल्स रहे हैं, उस टाइम हम जो अपने देश के लिए इंश्योर करना चाहते थे, ऐसी सारी चीजें जो हैं, वो डायरेक्शन जो हम इंडिया को देना चाहते हैं, उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखे गए हैं। तो कभी भी कोई भी कानून बनाओ, कुछ भी बनाओ, आने वाली सरकारों को, यानी कि आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब आपके आने वाली सरकारों को ये बोला गया कि आप इसके बाद जब भी कोई भी कानून बनाओगे, कोशिश करो कि इस लिस्ट में जो भी प्रिंसिपल्स लिखे हैं ना, आप उनमें से अगर कोई प्रिंसिपल को भी साथ में लागू करवा पा रहे हो तो प्लीज करवा दो। ठीक है, इसीलिए आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नाम दिया गया। ये दिशा है कि हमें इंडिया को किस साइड को लेके जाना है। तो हमने
कॉन्स्टिट्यूशन लागू होते ही क्यों इंडिया को इस दिशा में नहीं ले गए? देखो, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 37 भी खैर आगे जाके हम पढ़ेंगे, यही कहता है। ये सारे के सारे पहले जो डीपीएसपी का पूरा चैप्टर है पार्ट 4, अपने आप में ये कॉन्स्टिट्यूशन में नॉन जस्टिसेबल है। एक मैं यहाँ पे ब्रीफ आउटलुक दे रहा हूँ आपको ये सारी चीजों की। ये आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 4 अपने आप में, सॉरी, पार्ट 4 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अपने आप में नॉन जस्टिसेबल है। यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसके आर्टिकल्स हैं, ये उठा के तुम कोर्ट नहीं लेके जा सकते और ये नहीं कह सकते कि जी मुझे लेट्स सपोज आर्टिकल 38 नहीं मिल रहा, ठीक है, मुझे आर्टिकल 38 दिलवाओ, जो आर्टिकल 38 में लिखा है मुझे वो दिलवाओ, ठीक है, प्रमोशन ऑफ सोशल ऑर्डर और ऐसी चीजें। तो ये आप जाके क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे नहीं मिल रहा। कोर्ट आपकी इन मामलों में सुनवाई नहीं करेगा क्योंकि ये पार्ट अपने आप में नॉन जस्टिसेबल बनाया हुआ है। नॉन जस्टिसेबल इसलिए बनाया क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शंस थी आने वाली सरकारों के लिए कि जब उनके पास, देखो, 1947 का इंडिया, ना हम इकोनॉमिक कोई पावर थे, तो हमारे पास पैसे की भी कमी थी, ठीक है, पॉलिटिकली हमारी अभी अभी पार्टीशन होके हटी थी, तो हम अपने आप में, हमारी सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी, उसे दोबारा भी जोड़ने की ज़रूरत थी। और सोशली बात करूं, हमारे सोशली यहाँ पे जो जितने भी ये कास्ट सिस्टम के कारण और जेंडर बायस के कारण, ठीक है, ये सारी डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे पूरी हद तक एग्जिस्ट कर रही थी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो हम अपने देश के लिए करना चाहते थे, पर उस टाइम किसी ना किस तरीके से या तो हालात नहीं थे या पैसे नहीं थे उन सारी चीजों को करने के लिए, हमने वो सारी चीजों को पार्ट 4 में लिख दिया, ठीक है, ताकि आने वाली सरकारों को ये पता रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो और क्या क्या करना चाहते थे अपने देश के लिए, ठीक है, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में डालना चाहते थे। और वो आने वाली सरकारों को यही कह रहे थे कि देखो, जब आपके पास रिसोर्सेज आ जाएं, यानी कि अगर आपके पास पैसा आ गया, जिन रिसोर्सेज के लिए पैसा चाहिए, और या जो पॉलिटिकली और सोशली जो डिवाइड खत्म हो गया, ठीक है, और लोगों को ऑब्जेक्शंस खत्म हो गई, तो कोशिश करो कि इसके अंदर के आर्टिकल्स को कोई ना कोई कानून बनाओ आप, और कानून के थ्रू इन्फोर्स करवा दो। इसलिए ये जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अब ये दो वर्ड्स का मतलब बताता हूँ। एक साइड पे मैंने तुम्हें लिखा कि ये इन्फोर्सेबल है ही नहीं, नॉन जस्टिसेबल है, दूसरी साइड पे मैं कह रहा हूँ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। पार्ट 4 का नॉन जस्टिसेबल का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अपने अंदर लिखा गया है ये सारे आर्टिकल्स में, वो आप लेके कोर्ट नहीं जा सकते, वो कोर्ट के अंदर एडमिट नहीं किया जाएगा। पर अगर पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बना देती है इसके रिगार्डिंग, ठीक है, कोई पार्लियामेंट ने अपना कोई एक्ट पास कर दिया, उसके थ्रू ये चीजें लागू की जा सकती हैं, ठीक है। जैसे एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ आपके, अब एक डीपीएसपी है वो हटा दिया गया है, उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि आपका जो राइट टू एजुकेशन है, 6 से लेके 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे पाना, ये ओरिजिनली ये भी एक डीपीएसपी ही था कि जब सरकार के पास इतना पैसा, इतनी रिसोर्सेज हों कि वो हर बच्चे को फ्री एजुकेशन दे पाए, तो उसे दे देनी चाहिए। और जब हमारे पास आ गया पैसा, हमारे पास विल थी, हमारे पास पैसा था, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया और फाइनली हमारे इंडिया के अंदर एजुकेशन फ्री कर दी गई 6 to 14 सबके लिए, ठीक है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। क्लियर है? वो इस तरीके से आपकी इन्फोर्स करवाया गया। तो कानून बनाया गया ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया गया, ठीक है, तो इस चीज से क्लियर है। तो ये सारी चीज तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है कि कोई एक्ट बन जाए, कोई ऑर्डर जारी हो जाए, उससे हो जाएगा। अपने आप में पार्ट 4 को आप कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ये अपने आप में नॉन जस्टिस है। अब देखो यहाँ पे, अब आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात करूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपने आप में 3 कैटेगरीज के हैं: सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल। सोशलिस्ट आर्टिकल्स, गांधीयन आर्टिकल्स और लिबरल आर्टिकल्स। अब इनमें क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? देखो,
सोशलिस्ट, गांधीयन, लिबरल, ये जो सारी चीजें हैं, इसका मतलब है कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे ना, वो अलग अलग विचारों के लोग थे। पर अगर ब्रॉडली आप सारे लोगों को तीन कैटेगरीज में कैसे उनके ख्याल थे उन्हें बांटने में आओगे, हमारे यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत सारे सोशलिस्ट थे। सोशलिस्ट क्या होते हैं? सोशलिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो लोगों के लिए जस्टिस, इक्वालिटी, वर्क प्लेस की, जेंडर की, ये सब कुछ चाहते होते हैं। ठीक है, लोगों के लिए अच्छा लाइवलीहुड, यानी कि वो अच्छा कमा पाए, अच्छा जी पाए। ठीक है, बच्चों का अब्यूज बंद हो, उनसे चाइल्ड लेबर ना करवाई जाए, ये सब कुछ। ठीक है, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, और अमीर गरीब में कम से कम फर्क हो, एक ही बंदे के पास सब कुछ ना हो। ठीक है, और जो आपके बुजुर्ग, बीमार, अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार और कोई भी और इंसान जिसे जस्टिस की जरूरत है, ठीक है, मेन वर्ड जस्टिस हो गया और इक्वालिटी हो गया, ऐसे कंसेप्ट मानने वाले जो लोग थे, उन्हें कहते हैं कि वो सोशलिस्ट विचारों के लोग थे। ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स में एक्चुअली सबसे ज्यादा डोमिनेंट ख्याल था वो यही था, इसीलिए हमने प्रीएम्बल में भी सोशलिस्ट वर्ड लिखा। ठीक है, नेक्स्ट है गांधीयन। देखो ऐसे लोग जो गांधी जी के दिखाए हुए पाथ पे चलना चाहते हैं। देखो गांधी जी जैसे हम इंटरेस्टेड नहीं थे। गांधी जी चाहते थे कि गांव में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगे, वहां पे लोगों का रोजगार बढ़े, कॉटेज इंडस्ट्रीज हो। ठीक है, विलेज को और ज्यादा ग्रो करवाया जाए, पंचायत बढ़ाई जाए। उसके बाद जो लोग शराब, ड्रग्स इनमें लगे हैं, ये सब कुछ बंद हो, काऊ का स्लॉटर बंद हो, और जो पिछड़े लोग हैं, जो गांधी जी ने जैसे आपको मूवमेंट्स पता हो, हरिजन मूवमेंट, ये सब कुछ, तो उसके लिए काफी काम किया। तो जो लोग इन सारी चीजों में विश्वास करते थे, उनके हैं गांधीयन सोच के वो लोग। और लास्ट में है आपके लिबरल। लिबरल वर्ड का मतलब होता है ऐसे लोग जो मैक्सिमम फ्रीडम सीख करना चाहते हैं, और जो ट्रेडिशनल आपका सेटअप है गवर्नमेंट का, उसे रिफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो फ्रीडम की बात करते हैं, अच्छी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, दुनिया की शांति की बात करते हैं, ठीक है, चीजों में रिसर्च की बात करते हैं, इनोवेशन, पुरानी चीजों से निकलो, ठीक है, रिसर्च की तरफ जाओ, रिफॉर्म्स करो, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करो, या तो जनरल चीजें बदलो, प्रोटेक्शन ऑफ हिस्ट्री हो, ऐसी बातें करने वाले लोग हैं लिबरल। ठीक है, अब देखो ये मैंने आपको सबसे पहले ये तीन विचारों को ऐसे प्रेजेंट करके क्यों पेश किया है। अब देखो जितने भी हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, पेपर में, प्रीलिम्स के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता होता है कि कुछ आर्टिकल्स दे दिए आपको पेपर में डीपीएसपी के, और उनमें से आपको गेस करने को बोल दिया कि ये इनमें से कौन से लेट्स सपोज सोशलिस्ट है। ठीक है, कि लिस्ट दे दी, इस लिस्ट में से कौन से आर्टिकल आपके सोशलिस्ट हैं, या कौन से लिबरल हैं, या कौन से गांधीयन नहीं हैं, ऐसे करके बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो एक तो तरीका है कि मैं सारे आर्टिकल्स को रट जाऊं। दूसरा तरीका है कि मैं पीछे का माइंडसेट समझ लूं कि अच्छा ये सारे के सारे प्रिंसिपल बने कैसे हैं, और उसके बाद बस मैं आंसर्स में वो चीज ढूंढूं, अपने आप ही आपको वो चीज मिलने लग जाएगी। एक और चीज इस पार्ट के लिए सिर्फ पार्ट 4 के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, एक और शॉर्टकट तुम्हें मैं यहाँ बताने लगा हूँ। पार्ट 4 का एक और शॉर्टकट है, जिन भी आर्टिकल्स के पीछे, जैसे आर्टिकल 39A, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बताया था, देखो आर्टिकल्स की गिनती ऐसे चल रही है, 38, 39, 40, 41, 42, ऐसे सारे। अगर मुझे लग रहा है कोई आर्टिकल यहाँ पे अच्छा सूट करेगा, 39 और 40, तो मैं गिनती नहीं चेंज करता, यहाँ पे एक नया आर्टिकल इंसर्ट कर देता हूँ, उसके पीछे ये बस कैपिटल में अल्फाबेट लगा देता हूँ, ये एक नया आर्टिकल है, अलग आर्टिकल है। देखो इन दोनों वर्ड्स में फर्क होता है। 39A, छोटा ए अगर डला हुआ है, और एक 39A, इन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? ठीक है, सॉरी, ये बिना ब्रैकेट के आएगा 39A। अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये एक नया आर्टिकल है, फ्रेश आर्टिकल है। अगर ये छोटे ए के साथ ऐसे ये ब्रैकेट के अंदर होते हैं ना, इसका मतलब है जो आर्टिकल 39 है, उसका जो पहला क्लॉज लिखा हुआ है, ए क्लॉज लिखा हुआ है, उसकी बात की जा रही है।
ठीक है, तो ये 39 के अंदर की बात है, ये एक अलग आर्टिकल है। ठीक है, अब इसमें बाद में भी इवन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन में और भी आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं, पर बात ये है, एक चीज जो याद रखने वाली है, इस सिर्फ इस पार्ट के लिए याद रखना, किसी और में मत अप्लाई कर देना ये लॉजिक। जिस भी आर्टिकल के पीछे ए आएगा ना, वो सारे के सारे एक ही अमेंडमेंट से किए गए हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक सिंगल अमेंडमेंट से ये सारे, इसमें तो पेपर में ये चीज एक शॉर्टकट, आपको अमेंडमेंट हर एक जगह याद करने की जरूरत नहीं। अगर इन आर्टिकल्स की रेंज में आपको ये वाला आर्टिकल आ गया, कोई भी लेट्स सो 39A आ गया, 48A आ गया, 43A आ गया, ऐसा कुछ भी आ गया, सबका आंसर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही होगा। ठीक है, कई अमेंडमेंट्स अंदर भी की गई हैं, कुछ लाइनों में फर्क किया गया है, वो अलग हो सकती हैं, पर यहाँ पे अगर ब्रॉड बाहर वाले आर्टिकल्स में, मतलब अंदर किसी की लाइन चेंज की है, वो अलग चीज है। अगर जिस आर्टिकल के पीछे ही ऐसे ए आया और आपको यही पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि लेट्स सपोज आर्टिकल 43, सॉरी आर्टिकल 43A कौन सी अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया है, अगर पता है डीपीएसपी का पार्ट है, पीछे ए लगा हुआ है, इसका मतलब है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ही ये आया है। क्लियर है, ये डायरेक्ट शॉर्ट में याद करने के लिए चीज है। ठीक है, इसमें कोई गलती मत करना। चलो, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 37, जहां से हमने शुरू करना था। जैसे मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट हैं, ये जस्टिसेबल नहीं है। ठीक है, ये जस्टिसेबल नहीं है, आप कोर्ट लेके इन आर्टिकल्स को नहीं जा सकते। स्टेट पर अपने आप में कोई कानून बना के इन्हें लागू करने की कोशिश जरूर कर सकती है। ठीक है, एक कानून बनाए और लागू कर दे, अपने आप में ये सिर्फ एक गाइडेंस के प्रिंसिपल्स हैं, इस देश में क्या बनाना चाहिए, सिर्फ ये गाइडेंस के प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव्स हैं। ठीक है, और ये कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आर्टिकल 38। देखो जो आर्टिकल 38 है, अब मेरे साथ आप भी एक बारी पढ़ के इस चीज का फैसला पहले ही करके रखिए, मेरे बताने से पहले, हर आर्टिकल का, इसके बाद कि ये आर्टिकल सोशलिस्ट है, गांधीयन है या लिबरल है। ठीक है, कोशिश कीजिए इन्हें पहले ही गेस करने की। तो आर्टिकल 38 की बात करूं, द स्टेट shall strive to promote the welfare of the people and securing and promoting a social order. The state shall strive to minimize the inequalities, इनकम में इनइक्वालिटी, स्टेटस में, फैसिलिटीज में, अपॉर्चुनिटीज में और बाकी सारी चीज़ों में। ये जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर ये जो अपॉर्चुनिटीज, ये वर्ड है, ये 44th अमेंडमेंट से इंसर्ट किया गया था, ये सारे वर्ड इससे चेंज किए गए हैं, स्टेटस, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, पहले ये सिर्फ यहाँ तक होता था, ये सारा बाद में इंसर्ट किया गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है तो अब ये जो आर्टिकल है अपने आप में किस चीज का साउंड करता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया था, वेलफेयर की बात, जस्टिस की बात, इक्वालिस्ट है। ठीक है, उस लॉजिक से, जो मैंने आपको लॉजिक बताया है, उससे चलोगे, आपको गैस करना अपने आप आसान हो जाएगा। ठीक है, और बीच बीच में देखो जो कोई लाइंस मॉडिफाई की हैं, जैसे मैंने आपको बताया कईयों के अंदर लाइंस मॉडिफाई हुई हैं, तो ये लाइंस आपकी 44th अमेंडमेंट से हुई है। अब इसके अंदर ये देखो सिर्फ ओनली, नॉट ओनली अमंग्स इंडिविजुअल बट अमंग्स ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये इनइक्वालिटी, स्टेटस, ये फैसिलिटी सिर्फ दो लोगों के बीच में कम नहीं करनी, बल्कि इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स के अंदर भी इनइक्वालिटी कम होनी चाहिए। और ये इनइक्वालिटी अलग अलग इलाके में रहने वाले लोगों में, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग, अगर एरियाज बहुत ही एडवांस हैं तो बहुत सारे एरियाज बैकवर्ड भी हैं। तो हम चाहते हैं जैसे अगर मुंबई जैसे शहर बहुत एडवांस हैं,
तो बहुत सारे ऐसे आपके एरियाज भी हैं जहाँ पे आपके खासकर माओवादी एक्टिव हुए हैं, नक्सलवादी जो हैं, वो बहुत ही पिछड़े हुए इलाके भी हैं। तो वो भी उतनी तरक्की कर पाए, इसकी हम कोशिश करेंगे। ठीक है? और उन लोगों में भी फर्क कम हो जो अलग-अलग प्रोफेशन करते हैं। ठीक है? इसमें भी तो लोगों को ये ना लगे कि उस प्रोफेशन के लोग ज्यादा बेटर हैं, उस प्रोफेशन के लोग ज्यादा बेटर हैं, नहीं। कोशिश करो कि सब लोग ऑलमोस्ट बराबर हो सके, चाहे वो इलाका हो, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे वो अलग अलग प्रोफेशन। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें। नेक्स्ट है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 देखो, फिर से इस बार पढ़ के कोशिश करना। ठीक है, आर्टिकल 39 सिटीजन्स की बात करता है। दोनों मेन और वुमेन, उनके पास इक्वली राइट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस होनी चाहिए, सब में बराबर समान बढ़ना चाहिए। दैट द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, किसी एक पर्सन के पास सारी वेल्थ ना हो, सबके पास कॉमन डिटर्मिनेंट्स सबके हों, इक्वल पे मिले फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन किसी का भी इकोनॉमिक अब्यूज ना हो, उन्हें फोर्स ना किया जाए, ये सारी चीजें। तो फिर से इक्वालिटी, लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी आर्टिकल आपका सोशलिस्ट है। ठीक है, क्लियर है? अब इससे आगे बढ़ते हुए देखो इनका मेंस में भी यूजेज कैसे पड़ता है। अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं, सिर्फ इस पेपर में नहीं, लेट्स सपोज आप इंडियन सोसाइटी का कोई आंसर लिख रहे हो या किसी और सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता कि जिस सब्जेक्ट का आंसर लिख रहे हो सबसे पहले उसी में ही आपको सब कुछ यूज करना है। नहीं, एक्चुअली आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी की भी नॉलेज यूज कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, बस पॉइंट का सेंस बनना चाहिए कि हाँ ये पॉइंट यहाँ कर क्या रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं इकोनॉमी में बात कर रहा हूँ, मैं वहां पे कोई आंसर लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं पॉवर्टी का उसमें कोई आंसर लिख रहा हूँ, मैं पॉवर्टी में क्यों नहीं लिख सकता कि आर्टिकल 39 का ये सी पॉइंट, कि आपकी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो। ठीक है, ये सब कुछ कि अमीर अमीर, अगर मैं इस मतलब पॉवर्टी के ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, या इस चीज के ऊपर लिख रहा हूँ कि लोगों की लाइवलीहुड के ऊपर लिखना है तो ए लिख दूंगा। ये सारे ऐसे यूज हो सकते हैं। ये देखो, ये पेपर में जब एग्जामिनर पढ़ता है ना, उसे एक्चुअली पता चलता है कि तुम रट्टा मार के नहीं बैठे हुए, तुम्हें अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा वो चीज वहां है, वो चीज वहां है, वो चीज वहां है, और तुम्हें सब यूज करना आता है कि हाँ ये चीज ऐसे होगी, ये चीज ऐसे होगी। एग्जाम में एक्चुअली इसी नॉलेज को सबसे ज्यादा वैल्यू मिलती है। अगर तुम प्लेन आंसर लिख रहे हो ना, उस प्लेन आंसर को शायद कोई पसंद नहीं करेगा, पर अगर आप हर सब्जेक्ट का होराइजन कवर कर पा रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली, ऐसा भी नहीं फिर खिचड़ी बना दी, सब कुछ मिक्स कर दिया, वही फिर से कि सेंस बननी चाहिए क्यों है यहाँ पे। अगर वो बन पा रहा है तो आपके आंसर सबसे बेस्ट वही है। ठीक है, आर्टिकल 39 आगे भी पॉइंट है, चिल्ड्रन के बारे पॉइंट भी, ये जो बच्चों वाला पॉइंट है, इसके अंदर ये जो एक फ्रीडम एंड डिग्निटी वाले पॉइंट हैं, ये आपके 42nd अमेंडमेंट से ये लाइन भी इंसर्ट की गई है। ठीक है, फ्रीडम और डिग्निटी जो वर्ड है, ठीक है, और नीचे आपके अगेंस्ट मॉरल एंड मटेरियल अबंडमेंट, ये आपका 42nd से इंसर्ट किया गया। ये जो बच्चों के लिए है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, हेल्दी मैनर में डेवलप करने की, उन्हें फ्रीडम और डिग्निटी मिलनी चाहिए, और एक्सप्लॉयटेशन नहीं, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का उनका प्रोटेक्टेड है वो, और मॉरल और मटेरियल अबैंडनमेंट के भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 39A। और सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी ये ए वर्ड यहाँ आएगा, इसका मतलब है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ये यहाँ पे इंसर्ट किया गया है। उसके बाद ये जो आर्टिकल है, ये है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे। फ्री लीगल एड, देखो ये जो आर्टिकल है, इंडिया में ये आर्टिकल अप्लाई किया जा चुका है। ठीक है,
हमारे यहाँ पे नेशनल लेवल पे ना एक बॉडी बनाई गई है जिसे हम कहते हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा जिसे कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ये आपकी 1987 में एक्ट पास किया गया था। इसके थ्रू हमने इंडिया के अंदर देखो, कोई भी आपका पीड़ित है, कोई भी पर्सन परेशानी में है, जिसे जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए, ऐसे लोगों को आपकी पहले नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, फिर हर स्टेट की अपनी खुद की लीगल सर्विस अथॉरिटी, और उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में लीगल सर्विस अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, जहां फिर जैसे आपने कंसेप्ट सुना ही होगा, सरकारी वकील जो होते हैं, सरकारी वकील केस लड़ते हैं। अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आपको कोर्ट वकील करके देता है, या आप यहाँ पे जा सकते हो अगर आपको अपील फाइल करनी कुछ भी नहीं आता, बस आप इनके ऑफिस में जाओ, ये खुद अपॉइंट करके और सब कुछ करके देंगे। ठीक है, पर ऑब्वियसली इसकी वो है कि किन किन के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जो ऑब्वियसली नीड में, जो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी कैटेगरीज हैं। वो आगे जाके जब जुडिशरी के चैप्टर पढ़ेंगे, अब मेन पॉलिटी की बुक की पढ़ रहे हैं, तो अब जब जुडिशरी आएगा तब ये लीगल एड्स, लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सब कुछ भी आएंगे। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन भी रहे हैं, तो वहां पे ध्यान से पढ़ेंगे। अच्छा, अब देखो, अभी भी चाहे ये आर्टिकल बाद में इंसर्ट किए गए हैं, पर ये तब भी स्टिक करते हैं उन तीनों प्रिंसिपल से, सोशलिस्ट, गांधीयन या लिबरल। तो फिर से जस्टिस की बात हो रही है, ये भी आपका सोशलिस्ट आर्टिकल है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 बात करता है विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की। तो विलेजेस में कौन इंटरेस्टेड था? गांधी जी। तो ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है। ठीक है, ऐसी चीजें पेपर में ध्यान रखनी है। क्वेश्चन को अगर इस मेथड को समझ गए ना, अपने आप ही पेपर में 2 नंबर पक्के हैं। ठीक है, तो आसान सी चीज है, बस इस तरीके से समझने की जरूरत है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से अब इससे आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 41 की बात करें। आर्टिकल 41 जो है, ये राइट टू वर्क देता है, एजुकेशन देता है, पब्लिक असिस्टेंस देता है, जब भी किसी को अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है, कोई सिकनेस में हो, ओल्ड एज में हो, ठीक है, या कोई और डिसेबिलिटी हो। तो ये भी हमने पढ़ा था कि ऐसी राइट टू वर्क और ये सारी चीजें देना, ये भी सोशलिस्ट वेलफेयर की चीजें हैं ना। ठीक है, कि अनएम्प्लॉयड को सिकनेस में, अदर डिसेबिलिटीज में, सारी चीजें, तो ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। अब देखो, यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ कि मेंस के कई बार ना आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन में भी आप कैसे यूज कर सकते हो। एक आइडिया है अनएम्प्लॉयमेंट को भी टैकल करने का और गरीबी को भी टैकल करने का, और ये हर साल एक आधा आर्टिकल, ओरिजिनली आइडिया 2019 में शुरू हुआ था, और उस टाइम से ये लगातार कहीं ना कहीं पेपर्स में फीचर होता ही रहता है, एक आधा आर्टिकल पेपर के अंदर, और एग्जामिनर्स इस चीज को पिक भी कर सकते हैं। सी सैट के अंदर इसके पैराग्राफ्स भी बन के आए हुए हैं, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अब ये है क्या, किस चीज की बात कर रहा हूं मैं? यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, देखो, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम क्या होता है? ये कई वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज एग्जिस्ट करती है, जहां पे बिना किसी कंडीशन के जितने भी लोग हैं उनके अकाउंट में एक मिनिमम पैसे हर महीने डाल दिए जाते हैं। वो काम करते हैं या नहीं करते, ठीक है, उनका कहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ नहीं देखा जाता। लेट्स सपोज ये डेनमार्क जैसी कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, इन कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली अपने सिटीजन्स को लेट्स सपोज ये हर महीने
1,000 यूरो ऐसे ही दे देती हैं। अब वो 1,000 यूरो कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें, वो खुद देखें। आप किसी प्रोडक्टिव चीज के ऊपर भी लगा सकते हैं, नॉन प्रोडक्टिव चीजों के ऊपर भी लगा सकते हैं, पर हमने सबको बेसिक जीने के लिए एक पे दे दी है। अब कई बार ये आइडिया उठा है कि इंडिया को भी क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए, ऑब्वियसली हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है और सरकार के पास इतने पैसे तो है नहीं कि सबको बहुत ज्यादा दे पाए। तो फिर हम ये सोचते हैं कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम सिर्फ गरीब लोगों के लिए होना चाहिए, या जिनके पास जॉब्स नहीं है, ऐसी सारी चीजें। तो वहां पे इस आइडिया के अंदर आप हमेशा मेंशन कर सकते हो कि इवन सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 41, वो भी इस आइडिया को सपोर्ट करता है। ठीक है, इस चीज से नेक्स्ट है, और इवन एक्चुअली मनरेगा जो है, मनरेगा के अंदर जब आप, अगर आपको काम नहीं मिल पाता, तो उसके बाद आपको ना वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन मिलती है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट पे मिलती है कुछ दिनों की। वो भी, वो जो क्लॉज है वो भी इस चीज को अप्लाई करता है कि अगर पंचायत आपके लिए काम नहीं ढूंढ पाई, तो आपको वैसी पे मिल रही है, क्योंकि मनरेगा ओवरऑल इसीलिए तो बनाई गई है कि बस लोग अपना बेसिक चीजों का जरूर ध्यान रख पाए। ठीक है, एक तरह से राइट टू वर्क ही दे रहे हैं मनरेगा में, काम करने का अधिकार दे रहे हैं। ठीक है, वो इस तरीके से है। तो ऐसे करंट अफेयर्स में और चीजों में यूज करना सीखो इन्हें। जिस दिन तुम ये स्किल सीखे ना, और ये चीज होगी जब आप टेस्ट जितने अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने ढूंढ पाओ उतने अटेम्प्ट करते रहो। ठीक है, कहीं से भी कोई भी चेक करवाना है वो बताओ, ये सारी चीजें करते रहोगे अपने आप। ये जिस दिन स्किल आ गई ना कि हाँ वो चीज वहां है, वो चीज वहां है, वो चीज है, आपका पेपर अपने आप ही मेंस का क्लियर हो जाएगा। ये स्किल चाहिए आपको मेंस का पेपर क्लियर करने के लिए। नॉलेज में प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा फर्क नहीं। नॉलेज तो जिसका प्री निकल गया उसे ऑलरेडी है। मेंस में स्किल चाहिए होती है। कई लोग यही गलतियां करते हैं, प्री का पेपर निकला 10 किताबें और लेके बैठ जाएंगे कि अब मेंस की नॉलेज लेते हैं। नॉलेज नहीं, ये स्किल बनानी होती है, यहाँ पे गलती करते हैं लोग। नेक्स्ट है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 प्रोविजन देता है फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, इसकी बात करता है। ठीक है, अब आर्टिकल फिर से 42 ये जस्टिस की बात करता है, ह्यूमेन कंडीशंस वर्क इन्वायरमेंट में, और मैटरनिटी लीव की बात करता है। ठीक है, फिर से एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, पिछले पे लिख दिया था ये राइट टू वर्क, ये भी सारे हाँ सोशलिस्ट ही है, तो ये भी एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, अभी तक हमने 42 तक जो आर्टिकल पढ़े हैं, अभी तक सिर्फ एक गांधीयन आर्टिकल था, आर्टिकल 40 विलेज पंचायत के बारे, बाकी सारे के सारे आपके सोशलिस्ट आर्टिकल थे। अब देखो जो अगला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 अपने आप में ना दो हिस्सों में है, ये हिस्सा अलग मानो और ये ऊपर वाले दो हिस्से अलग मानो। कई हमारे यहाँ पे आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे मल्टीपल प्रिंसिपल्स भी आते हैं। देखो ऊपर देखो, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिर से वही वर्क की बात आ गई। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चरल या इंडस्ट्रियल कोई भी लेबरर हो, सारे के सारे यहाँ पे कॉमा रह गया। ठीक है, फुल इंजॉयमेंट ऑफ लेजर, सोशल कल्चरल अपॉर्चुनिटी, ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके सोशलिस्ट विचार हैं। वर्कर्स के बारे में बात की हुई है, पर नीचे बात की है कॉटेज इंडस्ट्रीज की, जो आपके छोटे छोटे रूरल एरिया की है। ये जो बात है ये आपके करते हैं गांधी जी, गांधीयन। गांधी जी ने कहा था ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, कॉटेज इंडस्ट्रीज, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाओ रूरल एरिया में, वो चाहिए, वो चीज यहां से। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A। 43A बात करता है, पहली बात तो ए आ गया फिर से, ए का मतलब 42nd अमेंडमेंट 1976। ठीक है, तो साथ के साथ दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए ये चीजें। उसके बाद क्योंकि ये शॉर्टकट बार बार बता रहा हूँ, ये शॉर्टकट पता कर लिए, विचार पता कर लिए, ये सारा का सारा
डायरेक्टिव प्रिंसिपल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियसली मेंस में हेल्प बहुत करेंगे अगर ये सारी चीजें याद कर जाओगे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए। पर इन जनरल सेंस प्रीलिम्स के लिए ऐसे ही आंसर हो जाएगा। याद करना है तो फिर मेंस के लिए याद करो, ठीक है। और ट्रस्ट मी, मेंस के आंसर बहुत बेहतरीन निकल के आते हैं जो लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल ड्यूटीज जैसी खासकर ये दो चैप्टर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर जाते हैं पेपर में, क्योंकि ये दो पार्ट बहुत जगहों पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत सारी आंसर राइटिंग में काम आएंगे। मैं इसलिए तुम्हें जरूर इनकरेज करूंगा कि याद कर सकते हो। टाइम लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अभी याद कर लो, बार बार पढ़ पढ़ के लिख लिख के रिपीट कर करके फिर याद होंगी ये चीजें, पर करोगे फ्रूट बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43A, स्टेट शैल मेक प्रोविजन टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। देखो फिर से वर्कर्स की बात है, मैनेजमेंट में उनकी, ठीक है, और सारी स्टैब्लिशमेंट में फिर से ये आपका सोशलिस्ट आर्टिकल हो गया। वर्कर्स की बात फिर से आ गई है, ठीक है। वर्कर्स की जस्ट इक्वालिटी, ये सारी बातें आपके सोशलिस्ट ही करते हैं। नेक्स्ट 43B, अब मैंने आपको पहले ही बोला है कि सिर्फ ए वाले जो आर्टिकल्स हैं, सिर्फ यही आर्टिकल्स आपके 42nd अमेंडमेंट से हैं, बाकी कोई और अमेंडमेंट से आए हो सकते हैं। बी वाला आर्टिकल सिर्फ एक ही है पूरे इस पार्ट में, ये आपके 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था 2011 में, ठीक है। ये आर्टिकल कहता है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शन, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। देखो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं फिर से किसानों के ऊपर, रूरल वर्कर्स के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे पहले भी मैं आपको गांधी जी का ये आर्टिकल दिखाऊं, गांधी का कोऑपरेटिव बेसिस, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको गांधी का क्लॉज करवाया, इसके बाद बेसिकली ये अमेंडमेंट 97th अमेंडमेंट क्यों हुई है। देखो 97th अमेंडमेंट ने सिर्फ ये आर्टिकल नहीं किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना एक पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का चैप्टर भी इंसर्ट किया गया है, ठीक है। जो आपका पार्ट 9B है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। उसके अंदर आपकी ये सारी मैनेजमेंट, ये सब कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा। क्लियर है इस तरीके से। कोई भी डाउट तो बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे क्या होती हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या पावर्स हैं, वो सब कुछ आएगा वहां पे। नेक्स्ट है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 देखो, आर्टिकल 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड सारे सिटीजन्स को देने की। देखो ये जो आर्टिकल है ये सिटीजन्स को और ज्यादा फ्रीडम्स देने की कोशिश करता है। सिविल कोड, अब ये सबसे पहले सिविल कोड क्या होता है पहले मैं आपको ये सिखा दूं। देखो सिविल कोड का मतलब होता है हमारे यहाँ पे मैरिजेस कैसे डील की जाती हैं, डाइवोर्स कैसे डील किए जाते हैं, प्रॉपर्टी के सारे क्लॉज कैसे डील किए जाते हैं, ये सारे सिविल मैटर्स हैं। हमारे यहाँ पे बेसिकली जो अभी सारी की सारी ये चीजें चलती हैं ना, वो दो बेसिस पे चलती हैं, मैरिज और डिवोर्स की खासकर चीजें। हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग है। देखो इंडिपेंडेंस के टाइम क्योंकि पार्टीशन होके हटी थी, पीछे जो मुस्लिम्स इंडिया में रह गए, क्योंकि उन्हें इंडिया के अंदर भी दंगे फेस करने पड़े थे, वहां से हमारे आने वाले लोगों को दंगे फेस करने पड़े, यहाँ पे भी लोगों को ऑब्वियसली रेपरकशन होगी, यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को दंगे फेस करने पड़े थे। तो एक बहुत ज्यादा एक फीलिंग थी कि शायद इंडिया के अंदर जो मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के अंदर ये फीलिंग थी कि हमारा शायद कल्चर ही यहाँ खत्म ना हो जाए, क्योंकि जिन्होंने इतना ज्यादा प्रोपागेंडा फैला दिया था पहले इंडिया के अंदर, तो ये हमें जीने ही नहीं देंगे। तो इस कारण एक जो डर था उसके चलते हुए स्टार्टिंग में एक सिंगल कानून इंडिया के लिए नहीं बनाया गया, मैरिज डिवोर्स प्रॉपर्टी इन सारी चीजों को लेके। तो ये सारी चीजों के दो कानून हैं हिंदू के अंदर, बाकी सारे रिलीजन आ जाते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में। मुस्लिम मैरिज एक्ट में सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को डील करती है वो। अब ये जो चीज है इसके कारण आपके इंडिया के अंदर एक सिंगल
कानून नहीं एग्जिस्ट करता सिविल चीजों को लेके। अब बहुत टाइम से गवर्नमेंट्स की कोशिश है, देखो ये आर्टिकल तभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाल दिया गया था कि जब भी सोसाइटी के हालात ऐसे बन जाएं कि हाँ सब एग्री कर जाएं कि एक कॉमन कोड बना देते हैं, बना लेना चाहिए। और अगर मेरी पर्सनल राय पूछोगे, ये ज्यादा बेटर चीज है कि एक सिंगल कोड आ जाए। देखो कहीं ना कहीं आज कम्युनिटीज के बीच में जो गैप है ना, वो गैप इस चीज को लेके है, मिसट्रस्ट को लेके, क्योंकि लॉज अलग अलग हैं, डीलिंग अलग अलग है। वो जो गैप है वो अपने आप कम होगा जिस दिन कानून सेम हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के अंदर, एक्चुअली इंडिया के अंदर जो गोवा स्टेट है, गोवा इंडिया के अंदर इकलौती स्टेट है जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है। तो वहां रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन या कोई भी और रिलीजन के लोग, वो सब एक कॉमन कोड में आते हैं। क्योंकि गोवा के अंदर कानून ओरिजिनली जो आपके पोर्चुगीज थे उन्होंने बनाया था, उन्होंने यूनिफॉर्म कोड ही बनाया था। तो वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत अच्छे से स्मूथ जगह भी की जा सकती है। यही एक बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इस चीज को याद करने के लिए यूनिफॉर्म, अब इस आर्टिकल को याद करना हो, 4-4 यूनिफॉर्म नंबर है, दोनों बराबर, इस तरीके से याद रखो। ठीक है, 4-4 है, बराबर है ये आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट है, अच्छा और ये मैं सॉरी ये बताना भूल गया। देखो ये फ्रीडम और चीजें देना चाहता है, कोई वर्कर्स की बात नहीं हो रही, कुछ और नहीं हो रही, फ्रीडम की बात हो रही है, सिटीजन्स को एक कॉमन ग्राउंड पे लाने की बात हो रही है, सिस्टम को रिफॉर्म करने की बात हो रही है। ये है आपका लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 सारे बच्चों को, देखो ये जो आर्टिकल था ओरिजिनल आर्टिकल 45, ये कहता था 6 to 14 ईयर्स वाले बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। पर जब हमने ये प्रिंसिपल लागू कर दिया, इसे फंडामेंटल राइट तक बना दिया कि 6 से 14 साल वाले बच्चों को एजुकेशन दे दी, डीपीएससी में लिखे रहने का क्या फायदा है? तो हमने 86th अमेंडमेंट 2002 में इस आर्टिकल को बदल दिया। जब हमने वो चीजें लागू कर दी, 86th अमेंडमेंट से ही वो चीजें आर्टिकल बाकी आए हैं, 21 ए, 21 ए जो आपका राइट टू एजुकेशन, वो सब कुछ। उसके साथ साथ हमने यहाँ पे इस आर्टिकल को भी चेंज कर दिया। हमने यहाँ पे अब प्रोविजन डाला है ऑल चिल्ड्रन अंटिल द एज ऑफ 6, यानी कि अब हम टारगेट कर रहे हैं 0 to 6 ईयर्स वाले बच्चों को हम केयर और एजुकेशन दे सके। तो जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और जो किंडरगार्टन और ये सारी एजुकेशन है, अब धीरे धीरे हम इसकी तरफ भी जाना चाहते हैं। और जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 2020 में आई थी, उसका टारगेट 3 से 6 साल वाले बच्चों की है। वो इस चीज को आगे लागू करना चाहती है। ठीक है, इससे पता चलता है सरकार इसकी तरफ फोकस कर रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 0 साल वाले के बच्चों की कोई एजुकेशन नहीं होती, पर उनकी केयर और ये सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, पर फर्स्ट सेकंड से 1 या 2 ईयर जो एज है, वहां से आपकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 देखो फिर से अपने आप में दो हिस्सों में है। आर्टिकल 47 का पहला हिस्सा अलग, दूसरा हिस्सा अलग। ठीक है, पहला हिस्सा है टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये जो आपका आर्टिकल है 47 का पहला हिस्सा, ये आपका सोशलिस्ट है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा सोशलिस्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही चीज फिर से आ गई। ठीक है, पूरी लाइन में कहीं ना कहीं मतलब वो वर्ड्स आ ही जाएंगे, बस पढ़ने की जरूरत है। दूसरा है जो आपकी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं, एक्सेप्ट मेडिकल पर्पस के, जो भी आपकी नशे की चीजें हैं और जो ड्रग्स हैं, इन्हें प्रोहिबिट किया जाए, खत्म किया जाए। ये आपके चाहते थे गांधी जी। ठीक है, ये गांधी जी के प्रिंसिपल्स में लिखा है, नशा खत्म करना है, ये सब कुछ खत्म करना है, ये गांधी जी का सपना था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये वाला आर्टिकल भी दो हिस्सों में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 48। 48 आर्टिकल फिर से आपका दो हिस्सों में है। ऊपर वाले दो हिस्से अलग हैं और नीचे वाला अलग है।
ऊपर है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर के ऊपर काम करें, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काम करें, और प्रिजर्विंग और इम्प्रूविंग दी ब्रीड्स करना। देखो, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काम करना, एग्रीकल्चर, इन सबको ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, इंप्रूवमेंट ऑफ ब्रीड्स करना, ये है आपकी रिसर्च की चीजें। एग्रीकल्चर कैसे बेटर करें, एनिमल हस्बेंड्री कैसे बेटर करें, आपकी जितनी भी ब्रीड्स हैं काउज की, बफलोज की और चीजों की, उन्हें कैसे इंप्रूव किया जाए, ये सारे आपके लिबरल प्रिंसिपल हो गए। रिसर्च होगी ना, स्लॉटर खत्म करना, काओ काव्स मिल्च, इन सब का, ये आपके गांधी जी का था, ठीक है, ये आपके गांधीयन हो गए। नेक्स्ट है आर्टिकल 48 ए का फिर से मतलब 42nd अमेंडमेंट 1976, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो जंगलों को बचाने की बात हो रही है, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फिर से लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है, जंगलों को बचाना, मॉन्यूमेंट्स को बचाना, जो हमारी हिस्ट्री है उसे प्रिजर्व करना, मॉन्यूमेंट्स को बचाना, सब कुछ लिबरल है, ठीक है। नेक्स्ट यही चीज, मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स नेशनल इंपॉर्टेंस के बचाना, फिर से लिबरल। तो हमारे जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको बचा के रखना, ये आपका लिबरल प्रिंसिपल है। आर्टिकल 50, आर्टिकल 50 बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांच को अलग करना। देखो, पहले ब्रिटिश के टाइम पे तो खासकर, और इंडिपेंडेंस के बाद भी काफी लंबे टाइम तक, आपके जो जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो ना, कि अगर आप एसडीएम डीसी बन जाते हो, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स का ना अपना खुद का कोर्ट भी लगता था, अभी भी लगता है, पर अब वो बहुत लिमिटेड स्केल का लगता है। पहले उनके पास बहुत ही वाइड पावर्स होती थी डिस्ट्रिक्ट के अंदर फैसले सुनाने की। आर्टिकल 50 में हमने देखो, हमारे पास पहले इतने लोग रखने के पैसे नहीं थे कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में पहली बात तो कोर्ट बना पाए, उसके बाद जजेस इतने ज्यादा रख पाए, इसी कारण आपके एग्जीक्यूटिव्स को ही हमने जुडिशरी का भी काम दिया हुआ था कि वही कर लें। पर जैसे जैसे हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ी, हम हमेशा चाहते थे कि एग्जीक्यूटिव्स अलग हो जाएं और जुडिशरी की ब्रांच अलग हो जाए, क्योंकि जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, जो हमने एनसीईआरटी पॉलिटी में भी पढ़ा था, जहां पे एग्जीक्यूटिव्स, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, अगर ये तीनों अलग अलग काम करेंगे तभी आपकी प्रॉपर डेमोक्रेसी है। तो हमने आर्टिकल 50 में इस चीज को करके रखा कि एग्जीक्यूटिव से जुडिशियल पावर अलग कर दी जाए, ठीक है, जितनी भी पब्लिक सर्विसेज हैं उससे। तो इस आर्टिकल को याद करने का तरीका, पावर बट रही है, 50-50 हो रहा है एक तरीके से, तो 50 आर्टिकल वाला इस तरीके से। तो फिर से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, लिबरल आपका प्रिंसिपल हुआ। नेक्स्ट है आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, ठीक है, दुनिया में इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, ये सब कुछ हमने इंश्योर करना है, ये फिर से लिबरल है, सारे देशों से अच्छे रिश्ते बने रहे हमारे, ठीक है, सारी इंटरनेशनल ट्रीटीज, लॉ हर कोई माने, ये सब कुछ इंटरनेशनल चीजों के बारे, तो फिर से लिबरल प्रिंसिपल है। ये सारे थे आपके आर्टिकल्स, पर अभी आपका लेक्चर पूरा नहीं हुआ है। अब एक और जो पोर्शन जो मैंने कल बोला था कि हमने करना है, कि देखो, एक ना डिस्प्यूट हमेशा रहा है, डिस्प्यूट ये रहा है कि अगर कोई फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, कौन किससे बड़ा है। अगर मैं एक कानून बनाता हूं डीपीएसपी को लागू करने के लिए, पर उस कानून को लागू करते हुए कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाता है, तो क्या मैं फंडामेंटल राइट को ऊपर रखूं या डीपीएसपी को ऊपर रखूं। ये डिस्प्यूट हमेशा बना रहा है, और ये डिस्प्यूट इस सेंस में भी है कि देखो, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये इंडिविजुअल के लिए हैं, एक पर्सन के अपने अधिकार हैं। डीपीएसपी स्टेट को दिए गए निर्देश हैं, तो स्टेट अपनी पावर को ऊपर रखे या इंडिविजुअल की फ्रीडम को ऊपर रखे, ठीक है, इन दोनों का भी कंफ्लिक्ट इसी से ही है, ठीक है, इंडिविजुअल ऊपर या वो। तो क्या लगता है किन्हें ऊपर होना चाहिए। अब इसका बार बार कोर्ट के आगे अलग अलग केसेस में मेंशन आया। सबसे पहले आपके इंडिपेंडेंस की इमीडिएटली बाद 1950, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने के 2 साल के अंदर ही 51 में एक केस हो गया था, 52 में जजमेंट आई थी, चंपाकम दोराई राजन केस, 1952 का ये केस है।
इसमें कोर्ट ने बोला कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सुपीरियर हैं डीपीएसपी से, तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर रहेंगे डीपीएसपी से। इसका रिएक्शन ये था कि पार्लियामेंट ना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसके बाद आई थी, इसके बाद, ठीक है। और पार्लियामेंट ने क्या किया, बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को थोड़ा बहुत चेंज किया, जिससे वो अपना डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स को भी फुलफिल कर पाए। ठीक है, हम लास्ट वाले पॉलिटिकल लेक्चर्स में सारी अमेंडमेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो वहां पे हम इन सारी चीजों को भी नोटिस करेंगे। सेकेंड टाइम ये मेंशन हुआ कुछ साल बाद केरला एजुकेशन बिल के चलते हुए। यहाँ पे देखो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दी, डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो हर बारी कंफ्लिक्ट होना जरूरी नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि लेट्स सपोज कई बारी क्या होता है कि एक लॉ की दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती है। एक लॉ जो वैलिडेट करता है लॉ को, जब भी फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को लागू करने की बात आएगी, अगर कोई डीपीएसपी लागू हो रहा है पर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, उसके दो केसेस बन सकते हैं। एक जगह पे जहां पे हम लॉ को वैलिडेट कह सकते हैं और एक जहां पे हम लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकते हैं। अगर ऐसा कोई ग्राउंड बनता है जहां पे आपका कानून वैलिडेट हो सकता है बिना फंडामेंटल राइट्स को हार्म किए हुए, हम उसे एग्जिस्टेंस में ले आएंगे। ठीक है, कि उसे आप कोर्ट के थ्रू खारिज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई इंटरप्रिटेशन हो सके, कोशिश कोर्ट की हमेशा ये रहनी चाहिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स में समझौता करवा दें कि दोनों चीजें एग्जिस्ट कर पाए। अगर नहीं हो पाया, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं समझा रहा हूं कि पहली कोर्ट की कोशिश रहेगी, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है कि अब पहली कोशिश ये रहेगी कि दोनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर जाएं। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग एक ग्राउंड बनाओ, दोनों को जोड़ दो और उसके थ्रू ये हो जाए। पर अगर नहीं जोड़ पाए तो फिर फंडामेंटल राइट ही ऊपर रहेंगे और फिर फंडामेंटल राइट की प्रेफरेंस डीपीएसपी से ऊपर रहेगी। इस में भी उन्होंने ही बोला कि फंडामेंटल राइट ऊपर रहेंगे डीपीएसपी से, पर पहली कोशिश होगी कि दोनों में समझौता करवा दें। ठीक है, तो कोर्ट का जो पहले स्टैंड था कि डीपीएस फंडामेंटल राइट सुपीरियर ही रहेंगे डीपीएसपी से, थोड़ा सा डिल्यूट हुआ कि पहली कोशिश होगी समझौता करवा दें, पर अगर समझौता नहीं हो पाता तब फंडामेंटल राइट ही ऊपर हैं डीपीएसपी से। इसके बाद जो अगले केस में मेंशन हुआ 1960 पे, कोर्ट ने बोल दिया फंडामेंटल राइट्स को डिल्यूट नहीं किया जा सकता, उन्हें कम नहीं किया सकता, उन्हें ब्रिज नहीं किया जा सकता, उन्हें तुम किस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो मनवाना ही पड़ेगा। पार्लियामेंट का इसके खिलाफ रिएक्शन था। पार्लियामेंट 25th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 31C इंसर्ट किया। आर्टिकल 31C के थ्रू क्या लिखा गया, ये दो प्रोविजंस लिखे गए आर्टिकल 31C के अंदर। पहला प्रोविजन था कि अगर कोई भी डीपीएसपी, सॉरी कोई भी डीपीएसपी नहीं, अगर कोई भी कानून बनाया जाता है डीपीएसपी 39B और सी को लागू करवाने के लिए। अब 39B और सी क्या थे आपके, 39B था कि जब सारे मटेरियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है, वो बी था आपका। और जो आपका सी था कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सब कुछ अवॉइड करने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये देखो नेशनलाइजेशन के जमाने थे ये। ठीक है, 67 इंदिरा गांधी का रूल था। नेशनलाइजेशन ज्यादातर प्राइवेट इंडस्ट्री, प्राइवेट माइंस, प्राइवेट बैंक्स, सारे के सारे नेशनलाइज किए जा रहे थे, सरकारी बनाए जा रहे थे। वही प्राइवेट इंडिविजुअल के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, पैसा बटे सब में। ठीक है, तो सरकार कंट्रोल करेगी, सरकार रिसोर्सेज, तो सारी रिसोर्सेज पब्लिक की हैं, लोगों की हैं, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन फिर करेगी। ठीक है, तो आर्टिकल 31C फंडामेंटल राइट में ही एक आर्टिकल इंसर्ट कर दिया गया 25th अमेंडमेंट से 31C। उसके अंदर लिख दिया गया कि
अगर डीपीएसपी 39 बी और सी को अप्लाई करने के लिए कोई कानून बनाया जाता है और उसे अप्लाई करते हुए आर्टिकल 14, 19 या 31 अपने आप में वायलेट होते हैं, ठीक है। 31 आपका उस टाइम पे राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, वो बाद में हटाया, अभी 25 है, वो बाद में जाके हटेगा 44 से। तो अगर मतलब अब तो ये रहा ही नहीं, ठीक है, पर तब जो आपका आर्टिकल था राइट टू प्रॉपर्टी था ये, तो अगर ये तीनों आर्टिकल वायलेट हो जाते हैं, आर्टिकल 14 का मतलब था इक्वल इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 19 आपकी फ्रीडम्स के बारे था, वो पूरी हमने लिस्ट पढ़ी थी 6 चीज़ों की, ठीक है। इस टाइम पे वो भी साथ थी, राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ पे भी था। और आर्टिकल 31, अगर ये तीनों वायलेट होते हैं तो वो कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड नहीं माना जाएगा। मतलब ये जो 2 डीपीएसपी के प्रोविजन हैं, इन्हें लागू करवाते हुए अगर आपके ये 3 फंडामेंटल राइट वायलेट भी होते हैं ना, तो उस कानून को आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड नहीं कहोगे, ठीक है। तो ये चीज, ये पहला पार्ट था जो इंसर्ट किया गया इस आर्टिकल में। दूसरा था कि कोई भी चीज, कोई भी जो कानून बनाया गया है आर्टिकल 39 बी और सी को अप्लाई करने के लिए, उसे कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। यानी कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर रहेगा, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19 और 31, ये जो आर्टिकल्स हैं ये वायलेट हो जाते हैं आर्टिकल 39 बी और सी को अप्लाई करते हुए, आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो बेसिक देखो चीज क्या है, हमारे पास, हम जब फंडामेंटल राइट्स का हमने चैप्टर पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि वो जस्टिसेबल है। अगर आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे, आप कोर्ट जा सकते हो, सवाल कर सकते हो। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अगर ये वाले केस में वायलेट हुआ तब नहीं कोर्ट जा सकते। ये जो चीज थी, इसका रिएक्शन कोर्ट की तरफ से ये आया कि कोर्ट ने कैंसिल कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जो ये सेकंड क्लॉज था आर्टिकल 31 सी का, ये वाला बी वाला, कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, ये कैंसल्ड है। ये केशव नंदा भारती केस जो इसके बाद आया 1973 में, उसने बोल दिया कि जो 31 सी का जो सेकंड क्लॉज है वो कैंसल्ड है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप कोर्ट जाने से रोक सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर, जहां पे आपको एक राइट है कोर्ट जाने का, उसे वायलेट कर रहा है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू की पावर पार्लियामेंट नहीं ले सकती, ठीक है मेरे। पर इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो फर्स्ट प्रोविजन था ना आर्टिकल 31 सी का, उससे कंटिन्यू रखने का फैसला किया। यानी कि जो ये वाला क्लॉज था कि अगर 39 बी और सी को अप्लाई करते हुए, रब करके साफ करके बताता हूँ, आर्टिकल 39 बी और सी को अप्लाई करते हुए अगर आपके 14, 19 और 31 वायलेट हो जाते हैं तो हो जाए, ये कोर्ट ने भी सही माना। ये गलत कर दिया, ये सही मान लिया। देखो कोर्ट की मर्जी होती है, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा आर्टिकल कैंसिल करना होता है। कोई वर्ड, कोई लाइन, किसी फ्रेज में कोई हो ना, कोर्ट सिर्फ उसे भी चेंज कर सकती है। कोर्ट ने सेकंड क्लॉज रिजेक्ट कर दिया, फर्स्ट रख दिया। इसका रिएक्शन पार्लियामेंट की तरफ से ये आया, पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो 31 सी था, ये जो आर्टिकल था 31 सी, अब वो सिर्फ 39 बी और 39 सी तक नहीं, उन्होंने बोला कि सारे के सारे डीपीएसपी, एनी डीपीएसपी, अगर कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट होता है और कोई, मतलब सारी लिस्ट लगा रो आर्टिकल जो 37 तक तो हुई है, 38 से लेके 51 तक, हम कोई भी डीपीएसपी इंप्लीमेंट करते हैं और उसे इंप्लीमेंट करते हुए आर्टिकल 14, 19 और 31, बस इसके बाद 42 के बाद 44 से खत्म हो जाएगा 31 तो, ठीक है। पर अभी स्टिल अगर ये तीनों आर्टिकल आपके वायलेट हो जाते हैं तो मंजूर है। फंडामेंटल राइट अगर ये वाले वायलेट हो जाते हैं, कोई भी डीपीएसपी लगा लागू करते हुए इन तीनों में से कुछ भी वायलेट हो जाता है, वो अलाउड होगा, ठीक है। अब ये अपने आप में पार्लियामेंट की बहुत बड़ी रीच थी कि हम सब कुछ अप्लाई कर देते हैं। इस चीज को फाइनली मिनर्वा मिल केस में सेटल किया आपके सुप्रीम कोर्ट ने,
कि ये नहीं हो सकता, सिर्फ 39 और बी और सी की बात की गई है, सिर्फ वही अलाउड हैं, बाकी सारे चीज, बाकी सबके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि वही ओरिजिनल प्रोविजन रिस्टोर कर दिया कि सिर्फ 39 बी और जो सी हैं, इन दोनों को अप्लाई करते हुए 14, 19 और अब 31 तो खत्म हो चुका था, 14 और 19 आर्टिकल अगर वायलेट होते हैं तो मंजूर है। पर जो बाकी आर्टिकल्स हैं डीपीएसपी के, वो सारे के सारे इन्हें वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, जो ओरिजिनल प्रोविजन बनाया गया आपने आर्टिकल 31 सी में डाल दिया, बस ये वाला रखा जाएगा। ये जो आपने बाद में चेंज करने का सोचा है, आर्टिकल 31 सी में ही चेंज किया था, वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब इसी कारण अब अगर आपको पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए कि प्रेजेंट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कौन है, कौन सबसे ऊपर है कौन नहीं है, तो सबसे ऊपर स्टैंड करते हैं फंडामेंटल राइट्स। 14 और 19 को छोड़ के, क्योंकि इन्हें तभी वायलेट किया जा सकता है ना, बाकी सारे फंडामेंटल राइट सबसे टॉप पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 13 से लेके आपके 35 तक सारे के सारे, बीच में बस 14 और 19 को छोड़ के ये सबसे टॉप पे, नंबर 1 है। इसके बाद आपके डीपीएसपी 39 बी और सी वाले हैं, ये नंबर 2 है। उसके बाद ये जो दो फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, इन दोनों के लिए नंबर 3 है। ठीक है, हमने अभी पढ़ा ना कि 39 बी और सी को अप्लाई करने के लिए आप 14 और 19 फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकते हो। तो वायलेट कर सकते हो, वो तो उनके अंडर ही आ गए ना फिर, और बाकी सारे डीपीएसपी इनके अंडर आ गए, क्योंकि बाकी सारे डीपीएसपी के लिए इन्हें भी वायलेट नहीं किया जा सकता। तो अगर कभी पेपर में सीक्वेंस पूछा जाए तो पेपर में ये सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो ये था सारा का सारा ये लेक्चर।